भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं तो भारत तोड़ा किसने? भारत का जो विभाजन है वो तो नेहरू जी ने, गांधी जी ने किया, कांग्रेस के ही लोग थे। एक पार्टी ने भावनात्मक कार्ड खेलकर अपने फेवर में माहौल बना लिया, तो दूसरी पार्टी के पास में केवल और केवल ओबीसी का 52% का वोट बैंक दिखाई दे रहा है, बाकी और कुछ नहीं। और कांग्रेस जो पार्टी है ये तो ब्राह्मणों की पार्टी है, बीजेपी ब्राह्मणों की पार्टी, मतलब विपक्ष में भी ब्राह्मण, रूलिंग में भी ब्राह्मण। तो ब्राह्मण ये आपस में ये व्यवस्था के विरोध में काम कर रहे हैं, ये व्यवस्था के तेजी नहीं है। आज ग्राम नंदीगोपरा तहसील कैलाश जिला मुरैना में माता सावित्रीबाई फुले जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर एक कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रवीण गौतम साहब थे। हम उनसे जानेंगे कि सर इन्होंने यहाँ पर जितने भी नेता और वक्ता बोले सभी ने विचारधारा की बात कही, सबने 1585 की भी बात कही, तथागत से लेकर मानव कांशीराम सब की बात कही थी। लेकिन यही बात आज दुश्मन भी करने लग गया है। वहीं देखा जाए आज राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं उसमें 1585 की बात कर रहे हैं, ओबीसी के लिए जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। तो इस पर काबू कैसे पाएंगे गौतम साहब? देखिए, आज़ादी के बाद बहुजन समाज की या ओबीसी की जनगणना नहीं हुई, ये एक राजनीतिक बहुत बड़ा मुद्दा है। भले ही वो ओबीसी की बात करें, लेकिन पिछले कई सालों से आज़ादी के बाद से इन्हीं की सरकार रही थी, लेकिन उन्होंने कभी भी ओबीसी के हक और अधिकार की बात नहीं की और ना ही जनगणना की बात की। लेकिन अब राजनीतिक तौर से मैं देखता हूँ तो जब कोई पार्टी धर्म को आगे बढ़ाकर वोट को समेटने का काम कर रही है, तो दूसरी पार्टी जनसंख्या के आधार पर बहुत ही संवेदनशील मुद्दे को आगे लाकर वोट बैंक की तरफ देख रही है, जिसमें ओबीसी समाज इस देश के अंदर 52% है और 52% डिसाइड करता है कि केंद्र में किसकी सरकार होगी। तो ये मुद्दा कुछ ऐसा है कि हर किसी को ये लगेगा कि ये हमारे हितैषी हैं, और मैं चाहता हूँ कि अगर वो इसको चर्चा में ला रहे हैं और फ्यूचर में इनकी सरकार बनती है तो अपने इस वादे को ईमानदारी के साथ हर उस क्षेत्र के लिए करें कि इनकी जो भागीदारी है देश में 52% की हर पब्लिक सेक्टर में संख्या के अनुसार पूर्ण हो। तो ये एक मुद्दा है, बहुत बड़ा इशू है। मुझे नहीं लगता है कि ये कभी इतने ईमानदार होंगे जिन्होंने 40-45 साल सरकार चलाई और इतनी ईमानदारी के साथ इनका हक अधिकार दे देंगे। चुनाव चिन्ह और पार्टी के नाम से कुछ नहीं होता, ये खेल सारा मानसिकता का है और मानसिकता से ही पार्टी चल रही है। जिन्होंने 40 साल तक नहीं दिया वो आने वाले भविष्य में मुझे नहीं लगता कि इसको पूरा कर पाएंगे। जितने भी लोग हैं वो सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि एक्टिंग पाने के लिए मैं कह रहा हूँ एक्टिंग तो करें, लेकिन इस एक्टिंग को यथार्थ में बदलने के लिए भी तो कमिटमेंट करें। एक्टिंग अच्छी है, करना चाहिए भाई। जब तक आप किसी के दिल के दरवाजे पर जाकर दस्तक नहीं दोगे तो आपको अपना वोट का अधिकार ऐसे ही थोड़ी समर्पित कर देगा। एक पार्टी ने भावनात्मक कार्ड खेलकर अपने फेवर में माहौल बना लिया, तो दूसरी पार्टी के पास में केवल और केवल ओबीसी का 52% का वोट बैंक दिखाई दे रहा है, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, तो गौतम साहब का कहना है कि जिन्हें भी चाहे राहुल गांधी भी हो या अन्य कोई भी नेता हो, सभी ओबीसी की बात कर रहे हैं, एससी की बात कर रहे हैं और बहुजन समाज की विचारधारा की बात कर रहे हैं। वो सिर्फ वोट पाने के लिए एक्टिंग कर रहे हैं। असल में जो विचारधारा है तो बहुजन समाज के लोग इसको आगे तक बढ़ा सकते हैं। एक और खन्ना साहब हैं, सर आप क्या कहना चाहोगे? किस मुद्दे पे आप पूछना चाह रहे हैं? आज अभी जो प्रोग्राम है इसके प्रोग्राम की पहली बात तो ये है कि हम लोग जो पूरे देश भर में ईवीएम का मुद्दा लेके जा रहे हैं। राहुल गांधी जी के बारे में जैसे आपने सवाल खड़ा किया, तो ईवीएम को लेकर तो इंदिरा गांधी जी लेकर आई, और आज पूरे देश भर में 2004 और 2009 में ईवीएम में घोटाला करके भी कांग्रेस ने सरकार बनाई। इसके विरोध में सुब्रमण्यम स्वामी, लाल कृष्ण आडवाणी जी और जीवीएल नरसिम्हा राव जी सुप्रीम कोर्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को निर्णय दिया कि ईवीएम से निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। एक तो ये मुद्दा है, इसका मतलब है। और आज आप देखेंगे नहीं तो ईवीएम को बंद कैसे करते हैं? अभी हम इतनी सत्ता में नहीं, इतनी पावर नहीं है। जी जी,
हाँ। अभी अपने पास सरपंच तक नहीं है, विधायक सांसद की तो दूर की जी। बात है। नहीं, हम ईवीएम का देखिए दो तरीके से, एक तो ये ईवीएम का मुद्दा ये राजनीतिक मुद्दा है, बिल्कुल। एक चीज। दूसरी चीज है कि भारत के अलावा जो दूसरे जापान है, हाँ। अमेरिका है, इंग्लैंड है, जो टेक्नोलॉजी में एडवांस देश है, हम इतने एडवांस नहीं है भारत, लेकिन भारत के अलावा जो देश है वहाँ ईवीएम चालू नहीं है, बैन है। बिल्कुल। तो भारत में ईवीएम होती है और ये सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि आज भारत में देखा जाए तो राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन ईवीएम हटाओ ये यात्रा नहीं निकाल रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है, गंभीर सवाल है, आखिर ऐसा क्यों नहीं कर रहा। दूसरा, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं तो भारत तोड़ा किसने? भारत का जो विभाजन है वो तो नेहरू जी ने, गांधी जी ने किया, कांग्रेस के ही लोग थे। बांग्लादेश बना ये तो इन्हीं ने किया। और कांग्रेस जो पार्टी है ये तो ब्राह्मणों की पार्टी है, बीजेपी ब्राह्मणों की पार्टी, मतलब विपक्ष में भी ब्राह्मण, रूलिंग में भी ब्राह्मण। तो ब्राह्मण ये आपस में ये व्यवस्था के विरोध में काम कर रहे हैं, ये व्यवस्था के तेजी नहीं है। तीसरी बात, जो राहुल गांधी जी आज ओबीसी का जो मुद्दा उठा रहे हैं जनगणना का, तो भारत में ओबीसी की जनगणना को रोकने का काम किसने किया, ये भी एक सवाल है। तो जवाहरलाल नेहरू ने उस समय काका कालेलकर कमीशन आया, तो काका कालेलकर कमीशन को लागू नेहरू जी ने नहीं होने दिया। कौन था वो? कांग्रेस के व्यक्ति थे। फिर जब 71 में जब मामला आया तो उस समय इंदिरा गांधी जी थी। 81 में मामला आया, इंदिरा गांधी जी थी, है ना। तो भारत में ओबीसी का जो मामला है, ओबीसी की जनगणना नहीं होने दे रही है, ये तो कांग्रेस ही नहीं होने दे रही थी। आज मध्य प्रदेश की आप घटना देखें कि ओबीसी की जनगणना को लेकर काम किया, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी विधानसभा के चुनाव हुआ, एक भी ओबीसी के नेता को कांग्रेस ने खड़ा नहीं कर पाया, और इसका श्रेय पूरा का पूरा बीजेपी ले गई ओबीसी का आगे करके। तो ये गंभीर मामला है। केवल जो बयानबाजी है और जो स्टैंड है राहुल गांधी जी का, कांग्रेस का, ये ओबीसी की वास्तविकता में जनगणना के लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 2024 का जो चुनाव जीतना चाहते हैं ये इसलिए उठा रहे हैं, और ये अपने आप नहीं उठा रहे हैं, इसका भी दबाव आदरणीय वामन मिश्राम साहब है। हम लोगों ने 2011 में ओबीसी का जनगणना की बात रखी थी, उससे लगातार हम लोग विषय लगाकर कंटिन्यू चला रहे हैं, और इसका परिणाम ये हुआ कि बिहार में ओबीसी की जनगणना नीतीश जी ने कराई। हम लोगों को मालूम पड़ा कि हम 65% है। तो वास्तविकता ये है, अभी विपक्ष में कांग्रेस है, कांग्रेस चाहे तो भारत बंद करके ओबीसी की जनगणना भी करा सकती है, लेकिन नहीं करा रही है, ये विटम्बना है। इसका सर, इसका शॉर्ट में जवाब मैं देना चाहूँगा कि ईवीएम पे आपने सवाल किया कि ईवीएम कैसे बंद हो सकती है। देखिए, कुछ संगठन जो राष्ट्रीय लेवल के हैं वो काम कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मद्देनज़र रखते हुए काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी संख्या कम है। जिनकी राजनीतिक पार्टियां हैं, जिनको सत्ता में जाना है, वो इस मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं। इसलिए एक मुद्दा ये है कि अगर राष्ट्रीय पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, या वो समाजवादी पार्टी हो, या कोई अन्य जो बड़ी पार्टियां देश में अपना वर्चस्व रखती हैं, वो अगर एक बार ये कह दें कि हमें ईवीएम से चुनाव नहीं होना है और सारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता दिल्ली पहुँचें, तो 2 दिन में बैन हो जाएगी। लेकिन मेरे को लगता है कि इन लोगों की मंशा ही नहीं है इस मुद्दे को आगे करने की, जबकि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश हैं कि ईवीएम से फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकते, ऐसा निर्णय है। लेकिन फिर भी अगर इस पर विरोध नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं मुझे इस पर शंका होती है। चलो, विचारधारा की बात करें तो अब जनता को क्या करना चाहिए इस समय कि विचारधारा लोगों तक पहुँचे, कैसे लोग विचारधारा से जुड़ सकते हैं? देखिए, देश के बारे में कोई नहीं सोच रहा है, मुझे नहीं लगता कोई देश के बारे में सोच रहा है। जो लोग इस देश में हैं वो केवल राजनीति में अपनी कुर्सी पक्की करने के लिए सोच रहे हैं। ये बात बिल्कुल दिमाग में स्पष्ट हो जानी चाहिए कि हमें संसाधनों पर कैसे कब्जा करके रखना है, इस बात पर सबका फोकस है। जनता के लिए किसी का फोकस नहीं है। अगर इस देश के अंदर अगर आपके शरीर का आधा हिस्सा पैरालाइज हो जाए तो क्या वो शरीर सामान्य तौर से काम कर सकता है? इस देश की आधी से ज़्यादा जनसंख्या पैरालाइज है, उनके पास संसाधन नहीं है, क्षमता नहीं है। समानता की बात करते हैं लेकिन क्षमता नहीं है। भाई, जिसको जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से संसाधन को डिवाइड कर दो, क्षमता आ जाएगी। लेकिन जो लोग इस पर राजनीतिक तौर से बैठे हुए हैं वो कभी नहीं चाहेंगे इस देश के अंदर क्षमता आए, क्योंकि उनका वर्चस्व खत्म हो जाएगा। ऐसा उन्होंने अपने कई सारे देखना चाहिए कि पुष्यमित्र शुंग से लेकर आज तक सिर्फ यही काम किया है कि सत्ता बनाए रखो, बाकी जिसको जितना है उतना देते रहो और अब पावर में रहो, बाकी तो हम देख लेंगे। इसका एक उदाहरण है बहुत अच्छा, मैं तर्क के साथ बात करता हूँ कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी
मोदी जी ये कहते हैं कि मैं 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देता हूँ। तो मेरा ये मानना है कि एक देश की जनसंख्या लगभग 135 करोड़ है, तो क्या 5 किलो आटे में, गेहूं में इस देश की जनसंख्या जीवित है? ये तो मानना ही पड़ेगा कि इतने बीपीएल लाइन के नीचे लोग हैं। तो आपने 70 साल में क्या किया और इनको निकालने की योजना क्या है? क्या केवल 5 किलो आटा देने की योजना है या इससे बाहर 80 करोड़ लोगों को निकालने की योजना है? ऐसी योजना का प्रचार प्रसार तो नहीं हो रहा कि मैं 80 करोड़ लोगों को जो 5 किलो अनाज दे रहा हूँ ये आगे चलने वाले समय में नहीं दूंगा, इसके लिए मेरे पास ये योजना। ऐसी कोई योजना नहीं है कि आप तो केवल जिंदा रहो और वोट जिंदा रखो ताकि मुझे चुनते रहो। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई मुद्दा है। तो गौतम, तो इनका ऐसा कहना है कि ओबीसी को अपनी ताकत पहचान नहीं होगी, कांग्रेस भाजपा के चक्कर में नहीं आना। इनका जो गांव चलो अभियान के तहत जो प्रोग्राम चल रहा है, इस प्रोग्राम के तहत गांव गांव जाकर विचारधारा को समझाना होगा, तब जाके देश का विकास होगा। तो इसी तरह ही खबरों देखने के लिए बन रही कैमरा पर्सन लवकुश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट लोकनायक न्यूज़ में रहना।